नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। अब तक की क्लास में हमने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास यात्रा को समझा और नई कहानी की विशेषताओं की सम्यक विवेचना और कहानीकारों की जो सामान्य विवेचना करके इस निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि नई कहानी को प्रवृत्तियों की दृष्टि से 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो उसमें जो सबसे पहले जो प्रवृत्ति है वो है मध्यम वर्गीय जीवन चरित्र। तो इस वर्ग में आने वाले कहानीकारों ने मुख्य रूप से नगरीय मध्यम वर्गीय जीवन की आंतरिक परिस्थितियों का चित्रण किया है। इनके दृष्टिकोण का अति यथार्थवादी लक्ष्य जो कुंठाएं हैं, अभाव हैं, इन सब का चित्रण करना रहा है। तो शिल्प शैली के क्षेत्र में भी इन्होंने नवीनता पर जोर दिया और इस वर्ग में आने वाले मुख्य कहानीकार हैं और उनकी जो कृतियां हैं वो इस प्रकार हैं। राजेंद्र यादव, इनकी जो कहानी संग्रह है उनका जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल, एक पुरुष एक नारी, और मोहन राकेश की जो कहानियां हैं वो है नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, और अमरकांत की जो कहानियां हैं वो है जिंदगी और जौंक, और धर्मवीर भारती, निर्मल वर्मा, मार्कंडे, कमलेश्वर, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, रमेश बख्शी, शैलेंद्र भटियानी, नरेश मेहता, मनु भंडारी आदि जो कहानीकार हैं इसी वर्ग में आते हैं। उसके बाद ग्रामीण जीवन, इसके अंतर्गत इन्होंने आंचलिक पृष्ठभूमि को अंकित करने का प्रयास किया है, जिनमें हैं जिनको हम आंचलिक कहानीकार या आंचलिक उपन्यासकार कहते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, जिनकी कहानी संग्रह है जिनका ठुमरी। राजेंद्र अवस्थी का जो कहानी संग्रह है वो है गंगा की लहरें, और मार्कंडे की कहानी संग्रह है महुआ आम के जंगल। शिव प्रसाद सिंह का इन्हें भी इंतजार है, और शेखर जोशी, इन सब के नाम इसी वर्ग में लिए जा सकते हैं। तीसरा वर्ग जो है वो है हास्य व्यंग्यमयी, जो नई कहानी की प्रवृत्ति रही है, हास्य व्यंग्यमयी। इस वर्ग में हास्य व्यंग्य वाली जो कहानियां हैं उन कहानीकारों के लेखकों को लिया जा सकता है, जिसमें है केशव चंद्र वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविंद्र त्यागी और शांति मेहरोत्रा। इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। उसके बाद जो है वो है व्यापक प्रगतिशील, ये चौथी प्रवृत्ति है। तो यह वर्ग ऐसे कहानीकारों का है जिसमें व्यापक प्रगतिशील दृष्टि से जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण किया गया है। इस वर्ग में कृष्णचंद्र संग्रह, गर्जन की शाम, काला सूरज, घूंघट में गोरी जले, अमृत राय, इनका कहानी संग्रह भोर से पहले, तिरंगे कफन, नूतन आलोक, भैरव प्रसाद, इन सबको इसके अंतर्गत स्थान दिया गया है। फिर अन्य भी हैं जिसमें अनेक ऐसे कहानीकार हैं जिन्हें किसी एक वर्ग में स्थान नहीं दिया जा सकता क्योंकि किसी विशिष्ट वर्ग से उनका संबंध नहीं है, जैसे विष्णु प्रभाकर और सत्यपाल आनंद, कृष्ण बलदेव वेद। इसके अलावा एक वर्ग था जिसे सचेतन कहानी भी कहा गया, जो नए कहानीकारों के विरुद्ध मोर्चा जिनका उद्देश्य था। तो नए कहानीकारों की अति सूक्ष्मता, अति व्यक्तिक संकीर्णता और निष्प्राणता की जो प्रवृत्ति है उनके विरुद्ध संगठित होकर के मोर्चा स्थापित करने और जीवन के व्यापक और स्वस्थ रूप को कहानी में स्थापित करने के लक्ष्य से अनेक कहानीकारों ने सचेतन कहानी के नाम से एक वर्ग की स्थापना की। इस वर्ग में है डॉक्टर महेश सिंह, मनहार चौहान, कुलभूषण, रमेश गौड़, हिमांशु जोशी,
सुदर्शन चोपड़ा, सुरेंद्र मल्होत्रा, जगदीश चतुर्वेदी, वेद राही, धर्मेंद्र गुप्त, योगेंद्र कुमार लल्ला, राजीव सक्सेना और देवेंद्र सत्यार्थी, इनके जैसे अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार इसमें सम्मिलित हैं। यदि इन लेखकों ने मात्र वर्ग विशेष के विरोध को अपना लक्ष्य न बना करके युग की व्यापक समस्याओं और जीवन की गंभीर अनुभूतियों के आधार पर जीवन के स्वस्थ और व्यापक उदात्त मूल्यों की प्रतिष्ठा का प्रयास किया होता तो वे निश्चित ही कहानी साहित्य को सही दिशा में ले जाने में सफल होते और सचेतन कहानी भी नई कहानी की तरह एक फैशन बनकर रह जाती। तो हिंदी कहानी क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाली अन्य जो प्रतिभाएं हैं उसमें हैं कृष्णा सोबती, रजनी पनीकर, पुष्पा जायसवाल, उषा प्रियमवदा, विजय चौहान, सलमा सिद्दीकी और डॉक्टर वीरेंद्र मेहंदीरता। इनके जो संग्रह हैं वो है शिमले की क्रीम, पुरानी मिट्टी, पुराने सांचे, सोमवीरा, प्रयाग शुक्ल, मेहरुनिसा, परवेज, रघुवीर सहाय, शांति मल्होत्रा, दूधनाथ सिंह, इंदुबाला, सुरेंद्र पाल, गिरिराज, धर्मेंद्र, रविंद्र कालिया और मृत्युंजय उपाध्याय, अवध नारायण सिंह, बलवंत सिंह, गंगा प्रसाद विमल और परेश, इन सब के नाम उल्लेखनीय रहे हैं। तो वास्तव में विषय वस्तु की दृष्टि से तथाकथित नई कहानी एक ऐसे वर्ग के कहानीकारों के व्यक्तित्व, चरित्र और जीवन दर्शन का प्रतिनिधित्व करती है जिनका जीवन घर के बंद दरवाजों, कॉलेज की दीवारों, शहर की गलियों, नगर के जो मदिरालय हैं उनमें बीता। तो जिनकी जीवन यात्रा कॉफ़ी हाउस से लेकर के पत्र संपादकों के कार्यालयों तक सीमित है, जिनकी सबसे बड़ी समस्या, जिनका आदर्श फ्रायड छात्र रहे हैं और भारत में किंतु स्वप्न लंदन की रात, पेरिस के मध्यांत का लेते हैं। तो कॉफ़ी का प्याला, सिगरेट का धुआं, संपादक का मनी ऑर्डर, ये सब ही जिनकी रचनाओं का सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत रहा है। तो ऐसी स्थिति में उनसे किसी गंभीर अनुभूति और व्यापक अनुभव और बड़े सत्य की आशा करना व्यर्थ है। तो कहानी के नई कहानी स्वरूप के आगमन से अन्य नामों से कहानी के अनेक रूप प्रचलन में आ गए, जिसमें हिंदी कहानी, तो नई कहानी के बाद उसकी दुर्बलताओं और उसकी उपलब्धियां कहानी की तरह स्पष्ट रही और विरोधी प्रवृत्ति से भी आहत हुई। तो यही कारण है कि सन 1960 में ही नई कहानी और उसके लेखक पुराने लगने लगे। फिर नएपन की मांग आई, जिसके फलस्वरूप अकहानी, सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी, इनके आंदोलन प्रारंभ हो गए। और देवी शंकर अवस्थी ने सन 1960 के बाद की जो कहानियां हैं उसमें नई कहानी से भिन्नता पाई। फिर नएपन की मांग उठी और उसके अनुसार चौथे और पांचवें दशक के जो कहानीकार हैं यथार्थ का सृजन करते हैं। तो पांचवें और छठे दशक के कहानीकार वास्तविकता की अभिव्यक्ति करते थे, लेकिन समकालीन कहानीकार यथार्थ को खोजता है। तो नई कहानी के लेखकों के सामने कुछ मूल्य थे, लेकिन जो साठोत्तरी कहानीकार हैं असमंजस की स्थिति में आ गए और सन 1960 के बाद सामाजिक परिवेश में व्यापक परिवर्तन आने के परिणाम स्वरूप गद्य और पद्य सभी विधाओं में परिवर्तन दिखाई देने लगा। तो अस्पष्ट देखते हुए भी त्वरा में थोड़ा लिखता चला गया और दृष्टि भेद आ गया। 7वें दशक की कहानी बदलती हुई मानसिकता की कहानी है। युवा कहानीकारों ने सभी सीमाएं लांघ करके अपने जिए हुए सत्य को कहानी का रूप दिया। तो ये तो थी हिंदी कहानी। अब है अकहानी। तो अकविता के वजन पर गद्य के अकहानी का आविर्भाव हुआ और इसकी प्रेरणा परराष्ट्रीय जो एंटी स्टोरी है उसकी प्रेरणा है। इसे भारतीय संस्करण कहा जा सकता है एंटी स्टोरी का। तो अकहानी के प्रबल समर्थक गंगा प्रसाद विमल, इन्होंने कहानी को अभारतीयों कहने वालों को अज्ञान का आग्रह भोगी कहा है। तो उन्होंने इसे अपरिभाषित स्वीकार किया और डॉक्टर रामदरस के
कहानी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि कहानी का जो है वस्तु है और मूल्य के स्तर पर भी निषेध का स्वर उसमें मुखर है। तो वस्तु के स्तर पर उसने सामाजिक संघर्षों से संबंधित विषयों को ग्रहण न करके जो कुंठाएं हैं जीवन की उनको कहानी का विषय बनाया और सभी मूल्यों का निषेध करते हुए साहित्यिक मूल्य को भी अस्वीकार कर दिया और यथार्थबोध या विसंगति को अपना केंद्र बिंदु बना लिया था। और जिसमें है श्रीकांत वर्मा की कहानी झाड़ी और प्रयाग शुक्ल की अकेले आकृतियां और विश्वेश्वर की दूसरी गुलामी। ये जो कहानियां हैं उसमें व्यर्थता बोध को विभिन्न संदर्भों में उबारा गया है। तो कहानी में विद्रोही स्वर के साथ जो यौन संदर्भ तक जो सीमित रहने के कारण वह विकृत हो गई और दूधनाथ सिंह की कहानी रीछ, गंगा प्रसाद विमल की विध्वंस, ज्ञान रंजन की छलांग और कृष्ण बलदेव वैद्य की त्रिकोण, ये सब कहानियां इसी को संदर्भित करती हैं। तो कहानीकारों को सर्वाधिक सफलता और मूल्यहीनता की स्थितियों को उबारने से मिली और डॉक्टर रामवार सिंह ने रविंद्र कालिया के शिल्प को सराहा और उनके अनुसार कहानी के रूप, आकार और रचना विधान की दृष्टि से ये जो कहानियां हैं वो पर्याप्त समय से उपयोग में आने वाले जो कथागत साज संभार है उनको एक बार उतार के काफ़ी हल्की हो जाती है। तो यहाँ तक कभी कभी चरित्रों के नाम, उनके गांवों का परिचय का उल्लेख करना अनावश्यक दिखाई देता है। तो वह, मैं, तुम, इन सब वाली जो कहानियां हैं उसमें गंगा प्रसाद विमल की इंताकिता, रविंद्र कालिया की काला रजिस्टर और दूधनाथ सिंह की रीछ, इनका उल्लेख हम कर सकते हैं। तो कहानी का महत्व जहां पुराने मूल्यों के अस्वीकारने और बिगड़े हुए आपसी संबंधों के यथार्थ चित्रण से है, वहीं जीवन की बुनियादी सच्चाइयों की अवहेलना करने से कहानी दीर्घजीवी भी नहीं हो सकी। तो कहानी के जो प्रमुख हस्ताक्षर हैं उसमें दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन, रविंद्र कालिया, भीमसेन त्यागी, विश्वेश्वर और गंगा प्रसाद विमल, कृष्ण बलदेव वैद्य और श्रीकांत वर्मा, इन सबको हम देख सकते हैं। उसके बाद है सहज कहानी। तो सहज कहानी की बात उठाने वाले अमृत राय हैं, वे इसके प्रथम और अंतिम प्रवक्ता हैं। तो नई कहानी की असमर्थता ने राम को सहज कहानी की अवधारणा करने के लिए विवश किया। अमृत राय के अनुसार सहज कहानी से हमारा अभिप्राय इनमें से किसी एक से या दो से या 10 से नहीं, बल्कि इन सब से और इनसे अलग और भी बहुत से हैं, क्योंकि सहज कहानी से हमारा जो अभिप्राय है वह उस मूल कथा रस से है जो कहानी की अपनी खास चीज है और जो बहुत सी नई कही जाने वाली कहानियों में एक सिरे नहीं मिलता। तो इस उदाहरण से या इन पंक्तियों से इनमें से पद द्वारा जो जातक कथाएं हैं या परी कथाएं हैं उनकी ओर संकेत किया गया है। तो अमृत राय जो हैं वो एक सहज कथा रस पर बहुत जोर देते हैं और उनके विचार से जो कहानी संबंधी सभी प्रयोग हैं वो सहज कथा रस को ध्यान में रख करके सार्थक हो जाते हैं। तो सहजता की व्याख्या करते हुए अमृत राय ने लिखा कि सहज वह है जिसमें आडंबर नहीं है, ओढ़ा हुआ मैनरिज्म नहीं है, मुद्रा दोष नहीं है, आईने के सामने अलग अलग कोणों से निहारते रहने का मोह नहीं है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि यह न तो कोई नारा है ना ही कोई आंदोलन है। तो वास्तव में सहज कहानी अकेले कंठ की पुकार बनकर रह गई। इसकी वैचारिकता को कहानीकारों का समर्थन नहीं मिला। उसके बाद आई सचेतन कहानी। तो जब नई कहानी से संबंध जो कहानीकार हैं उनके जीवन दृष्टि लड़खड़ाने लगी और अव्यवस्थित हो गई, तो गुटबंदी की प्रवृत्ति प्रदान हो गई। तब कुछ युवा कहानीकारों ने यथार्थवादी दृष्टि से सचेतनता पर बल दिया और आधार के सचेतन कहानी जो विशेषांक है उसमें उन्होंने कहा कि सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है।
और डॉक्टर धनंजय के अनुसार कि समाज और व्यक्ति के ऊपरी संबंधों पर सूक्ष्मता से उसकी दृष्टि डाली जाती है, उतनी ही व्यक्ति के आंतरिक संबंधों पर भी। तो व्यक्ति वहाँ आवेग और संवेगों के साथ व्यवस्थित भावभूमि में रहता है और उसकी जो कार्यशीलता है मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने की पृष्ठभूमि में नहीं होती है। तो सामाजिक चेतनता का जो दृष्टिकोण होता है वो सदैव विद्यमान रहता है। तो सचेतन कहानीकारों में मनोहर चौहान, महीप सिंह, कुलभूषण, रामकुमार भ्रमर और बलदेव वंशी, इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे इनकी जो कहानियां हैं उसमें अनुभूति की गहनता और विविधता है। एक युद्ध की विभीषिका वहाँ से लेकर के की गई वेदराही की दरार, महीप सिंह की युद्धमन, शैलेश मटियानी की उसने नहीं कहा था आदि कहानियां हैं। और दूसरी ओर हिमांशु जोशी की चीलें, राजकुमार भ्रमर की गिरस्तिन, मनहर चौहान की उड़ने वाली लाशें आदि जो कहानियां हैं ये जीवन के यथार्थ का उद्घाटन करती हैं। जीवन की कटु विडंबना पर आधारित कहानियों में एक और तो सुखवीर की नारायणे और बलदेव वंशी की एक खुला आकाश उल्लेखनीय कही जा सकती है। उसके बाद कहानी का कौन सा रूप सामने आया? समानांतर कहानी। तो समानांतर कहानी का जो बीज वपन है वो 1971 से 72 ईस्वी में हो गया था। तो सारिका सन 1974 ईस्वी में समानांतर कहानी के विशेषांकों का दौर प्रारंभ हुआ और समानांतर कहानी आंदोलन में वृद्धि होती गई। सन 1972 में समानांतर प्रथम के प्रकाशन से इसका विधिवत आरंभ माना जा सकता है। तो इसके मुख्य रचनाकार हैं समानांतर कहानी के कमलेश्वर और उनके अलावा हैं शरीफ, कामतानाथ, मधुकर सिंह, जितेंद्र भाटिया और यात्री मिथिलेश्वर, निरुपमा सेवती आदि जो कहानीकार हैं इन्होंने इसका स्पष्ट रूप से समर्थन किया। तो समानांतर कहानी के कुछ पक्षधर इसे आंदोलन नहीं स्वीकार करते थे और यात्री ने आंदोलन से असहमति भी दिखलाई। तो समानांतर कहानी को लेकर के जागरूक समीक्षकों की जो टिप्पणियां हैं उसमें भी उनके मतों में भी एकता नहीं है। तो इब्राहिम शरीफ और विनय प्रशंसक और शैलेश मटियानी इन्होंने इसकी तीखी आलोचना की। तो इस प्रकार ये जो कहानी का आंदोलन है उसने विचारों का दुरुपयोग किया। समानांतर कहानी विचारों का प्रतिबिंबित नहीं करती। भारी वेतनभोगी समानांतर कहानीकार सामान्य मानव का उथला चित्रण करते हैं जो पाठक पर प्रभाव नहीं डालती। तो यह सब कुछ होते हुए भी इब्राहिम शरीफ, सूर्यबाला, दिनेश पालीवाल, हिमांशु जोशी, प्रभु जोशी, मिथिलेश्वर, देवकी अग्रवाल आदि की कुछ अच्छी कहानियां समानांतर कहानी की उपलब्धि कही जा सकती है। उसके बाद आ गई सक्रिय कहानी। तो सक्रिय कहानी की अवधारणा 1979 में राकेश वत्स ने की थी और उनके अनुसार कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है आदमी की चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। तो उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी से निजात दिला करके पहले स्वयं अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं उनके खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी देती है। तो सक्रिय कहानी एक बिंदु पर जनवादी कहानी के अति निकट है। यह बिंदु व्यवस्था का विरोध है। तो सक्रिय आंदोलन से संबंधित जो कहानीकार हैं आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोध करते हैं। इसके लिए वे वर्तमान व्यवस्था को उत्तरदायी बतलाते हैं। तो सक्रिय कहानी से जुड़े कहानीकारों में सुरेंद्र कुमार और विवेक निजावन, रमेश बत्रा और सच्चिदानंद धूमकेतु ये मुख्य हैं। तो अनेक कहानीकारों ने आंदोलन धर्मिता से अलग रहकर भी सार्थक सृजन किया। रामदरश मिश्र, मृदुला गर्ग, विवेक राय, मैत्रेयी पुष्पा,
ललित शुक्ल, प्रेम कुमार, शशि प्रभा शास्त्री, मंजुला और हरिमोहन, इन सब की जो कहानियां हैं इसी संदर्भ में अवलोकन करने के योग्य है। उसके बाद है एक जनवादी कहानी। तो जनवादी कहानी एक पत्रिका और व्यक्ति पर केंद्रित नहीं रही। 7वें 8वें दशक में इज़राइल, असगर वजाहत, मार्कंडेय, प्रदीप मांडव, नमिता सिंह, सूरज पालीवाल आदि की कहानियों का जो तेवर था वो जनवादी है। तो जनवादी कहानी व्यवस्था विरोध के बिंदु पर सक्रिय कहानी के अति निकट है। तो जनवादी आंदोलनकारी कहानी के अति निकट है। तो जनवादी आंदोलनकारी कहानीकार आर्थिक सामाजिक शोषण का विरोध करते हैं। तो इसका उत्तरदायी वर्तमान व्यवस्था को बनाया है उन्होंने। फिर 9वें दशक की जो कहानी है उसमें 2 परिवर्तन दिखाई देते हैं। वह पंजाब समस्या, सांप्रदायिक द्वेष आदि समसामयिक समस्याओं को अपने विचार का विषय बनाती है और वाद या आंदोलन से उसने अपने आप को मुक्त कर लिया। तो शिल्प की दृष्टि से 9वें दशक में किस्सा गोई का प्रत्यावर्तन दिखाई देता है। इस दशक में शिव मूर्ति संजय, अवधेश प्रीत नारायण सिंह, सुनील सिंह, शिवजी श्रीवास्तव, शोभानाथ लाला, जनकराज फरीक, ललित शुक्ल, कमर मेवाड़ी, मैत्रेयी पुष्पा, नमिता सिंह, चित्रा मुदगल, ये जो कहानीकार हैं इन्होंने सार्थक कहानियाँ लिखी है। तो वर्तमान कहानी अपने जनप्रतिनिधि जो परंपरा है उसको बढ़ाते हुए समूचे परिदृश्य से साक्षात करने में लगी हुई। तो इस साक्षात्कार में तीक्ष्णता और ईमानदारी है। उसके बाद एक लघु कथा का दौर भी आया। तो वर्तमान समय कार्य व्यवस्था का काल है और पाठकों के पास कला का अभाव है। पद्य में क्षणिकाओं को आधार बना करके गद्य विधा में लघु कथा का आविर्भाव हुआ। तो जिससे संबंधित अनेक लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें विषय की विविधता है। तो उद्देश्य उनका मनोरंजन, समाज सुधार और उनकी जो शैली है वो व्यंग्य प्रधान और भाषा सरल और मार्मिक है। तो अब तक हमने नई कहानी का उद्भव और विकास का अध्ययन किया। धन्यवाद।